हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो लास्ट की जो फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज का टॉपिक था, हमने बात करी थी कि इंडियन स्टॉक मार्केट चलती कैसे हैं एंड लंबे समय में स्टॉक मार्केट में क्या होता है एंड कैसे स्टॉक मार्केट एक्चुअली में इकोनॉमी के लिए एक बैरोमीटर है। इस वाली के अंदर हम बात करेंगे कि हम इन डिफरेंट एसेट क्लासेस का कैसे फायदा उठा सकते हैं एंड साथ साथ हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कैसे हार्नेस कर सकते हैं एंड क्यों इन्वेस्ट करना एट द एंड ऑफ द डे जरूरी है, क्यों महंगाई भी बढ़ते जा रही है। तो पहले तो एक बहुत छोटे एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बात स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी वो ट्राई करा है मैकालू टिक्की। तो मैकालू टिक्की आई स्टिल रिमेंबर कि 2010 में हम लोग 20 रुपीज का खाते थे। आज सेम मैकालू टिक्की 39 रुपीज का है। सेम गोज फॉर मैकपफ, जो मैकडोनल्ड्स में एक और चीज आती थी बाय द नेम ऑफ पिज्जा मैकपफ, जो 19 या 20 रुपीज का आता था, आज सेम मैकपफ 35 रुपीज का है। तो लंबे समय में क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़ती है। महंगाई को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के बढ़ने के काफी सारे रीजंस होते हैं, बट वन ऑफ द रीजंस इज कि क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो भी काफी लंबे समय में बढ़ते जाती है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर इंडिया के अंदर अगर हम लंबे समय में इंडिया का इन्फ्लेशन देखते हैं तो हमारे सामने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आते हैं कि लंबे समय में अगर हम इंडिया का इन्फ्लेशन चेक करते हैं तो 1960 में 1.7%, 3% और फिर 13% के आसपास गया। देन अगर हम चेक करते हैं 1975 के अंदर ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन 29% के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं 1991 में तो इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 14% के आसपास था। माने महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही थी। फिर महंगाई काफी तेजी से बढ़ने लगी 2009, 2007 और 2010 के अंदर 7, 8 और 9 या 10% के आसपास आई। देन अगेन 5 to 6% के आसपास नीचे गिर गई। तो इन्फ्लेशन का यानी मतलब क्या है कि महंगाई कितनी बढ़ती है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि ओवर द इयर्स जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 रुपये की वैल्यू कैसे घटते जा रही है कि 1960s में एक 100 रुपये की वैल्यू कितनी ज्यादा होती थी एंड अगर हम 2013 में देखते हैं तो एक 100 रुपये की वैल्यू कितनी घट गई है ओवर द इयर्स। तो अगर आप अपने जो घर पे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स अगर आप उनसे बात करेंगे, अपने पेरेंट्स से भी बात करेंगे, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने में आएगी कि वो आपके साथ हमेशा ये बात करेंगे कि हम एक आना में या एक चवन्नी में हम कितनी सारी चीजें खरीद लेते थे, बट आज वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता। पार्ट ऑफ द रीजन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द रियल एनिमी। अब कई लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं एंड कई लोग जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं, बट एफडी के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि एफडी में जब आप रियल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न तो कुछ रहता ही नहीं है। अगर आज हम इंडिया में जो एफडी का रेट है कुछ 5 से 5.5% के आसपास है और इंडिया में रिसेंट क्वार्टर में जो महंगाई है वो भी 5 से 5.5% के आसपास बढ़ी है। तो इफेक्टिवली आपका रेट ऑफ रिटर्न जीरो ही नहीं, एक्चुअली आपका रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप 30% प्लस टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो अपने एफडी के ऊपर अपना टैक्स भी दिए, तो एट द एंड आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। तो लंबे समय में एफडी है तो अच्छी चीज, बट एफडी इज नॉट अ टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन। तो ये चीज तो आपको जाननी पड़ेगी। तो पहला हमारा वीडियो का कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का। जितने भी स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स ये देख रहे हैं, इन्फ्लेशन आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस करेंगे। एंड इन्फ्लेशन एक्चुअली में एक बहुत रियल फिनोमेना है। अगर आप मैकडोनल्ड से पहले खाना मंगाते थे, अगर आप किसी के पेरेंट है तो आपने ये चीज देखी होगी कि आज से 10 साल पहले 1 लीटर दूध कम से कम 22 या 23 रुपए का आता था। आजकल सेम 1 लीटर दूध ऑलमोस्ट 50 से 55 रुपए का आता है। तो अगेन इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है फ्रॉम 22 रुपीज टू ऑलमोस्ट 50 रुपीज राइट नाउ। तो इन्फ्लेशन इज द रियल फिनोमेना। सेकेंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब इन्वेस्टिंग कौन कौन से एसेट्स में करें उसकी हम बात करेंगे, बट उसको समझने से पहले हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग अगर हम समझ गए तो एक्चुअली हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी का आधा जो गोल है वही यहाँ पे पूरा हो जाता है। काफी कम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं एंड अगर आपने कॉन्सेप्ट ट्रूली समझ लिया तो आपके लिए आई थिंक अगर आप जितने यंग हैं उल्टा आपके लिए उतना ज्यादा फायदा है। तो वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आपने इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट करी थी। So वॉरेन बफेट आंसर्ड कि आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग व्हेन आई वाज 11। तो किसी ने पूछा कि आप इतने यंग थे, आपने तब इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर ली। हिज स्टैंडर्ड आंसर वाज कि आई वाज 11 years टू लेट। अब इसका मतलब समझेगी कि व्हाई वाज ही 11 years टू लेट। बट मतलब समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूँ। तो फर्स्ट चॉइस है बेसिकली कि अगर आपको मैं ऑलमोस्ट हर रोज मतलब अगर आपको मैं एक 1 पैसे का सिक्का दूं
और if I give you 1 पैसा which doubles every day for the next 30 days. Similarly मैं आपको 10,000 रुपीज़ देता हूँ हर रोज़, एंड बाय द नेक्स्ट डे आपको 10,000 रुपीज़ मैं और दूंगा, बाय द थर्ड डे मैं आपको 10,000 रुपीज़ और दूंगा, मैं आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए हर रोज़ 10,000 रुपीज़ दूंगा। तो आप कौन सी बेट चूज़ करेंगे? सेकेंड बेट में आपके पास ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ 30 डेज आपके पास 3 लाख रुपीज़ के आसपास होंगे। वेराज जो 1 पैसा वाली बेट है उसमें जस्ट इमेजिन अगर 1 पैसा हर रोज़ डबल हो रहा है तो आपके पास कितना होएगा। तो बाय द एंड ऑफ द 10th डे एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है कि आपके पास सिर्फ 5.12 रुपीज़ होंगे अगर 1 पैसा हर रोज़ डबल होता है। बाय द एंड ऑफ द 20th डे आपके पास सिर्फ 5,242 रुपीज़ होंगे अगर 1 पैसा हर रोज़ डबल होता है। तो जिसने चूज़ करा कि 10,000 रुपीज़ एडेड एवरी डे, तो उसके पास बाय द एंड ऑफ 20th डे 2 लाख रुपीज़ के आसपास है। फिर आपके पास सिर्फ 5,242 रुपीज़ है, तो उस टाइम पे आपको बुरा लगेगा। बट बाय द एंड ऑफ द 30th डे आपके पास 53,68,709 रुपीज़ होंगे। वेरा जिसको 10,000 रुपीज़ हर रोज़ मिल रहे थे उसके पास बाय द एंड ऑफ 30th डे 3 लाख रुपीज़ होंगे। तो कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है विच इज़ बैक एंडेड। एंड कंपाउंडिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदा है कंपाउंडिंग में। यहाँ पे अगर कोई यंगस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं एंड अगर कोई फुटबॉल फैंस ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो करके एक फुटबॉल प्लेयर भी है। तो 2003 एंड 4 में जब उन्होंने आई थिंक जब उन्होंने क्लब ज्वाइन करा था मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो मैं तब से फुटबॉल देख रहा हूँ। तो तब वहाँ पे जब उन्होंने स्टार्ट करा था तो एक्चुअली ही यूज्ड टू प्ले ऑन द विंग, माने वो विंग पे खेलते थे एंड उस टाइम पे वो उतने ज़्यादा गोल्स नहीं मारते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी गेम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी। पहले उनको बहुत अच्छी स्किल्स करनी आती थी, बट स्किल्स के साथ उन्होंने अपनी गेम के अंदर फ्री किक्स ऐड करी। फ्री किक्स के साथ साथ जो लेफ्ट फुट शॉट्स है वो ऐड करे, हेडर्स ऐड करे, साथ साथ काउंटर अटैकिंग की जैसे बार बार प्ले पैटर्न से वो सारी चीज़ें ऐड करी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, ही कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट प्लेयर। अब ये ना सोचना कि मैं मेसी फैन हूँ या रोनाल्डो फैन हूँ, आई रिस्पेक्ट बोथ द प्लेयर्स, बट एक प्लेयर की जो एक्चुअली में कंपाउंडिंग है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। From being a youngster to the world, almost the world's best player, right? Or to one of the world's best player. जब वो 40-50 goals a season मार रहे थे and 10-12 years के लिए करना, this is nothing short of extraordinary. And this is purely the power of compounding. कि आप कितनी जल्दी डेडिकेटेडली फोकस करके एक चीज़ पे ध्यान लगा सकते हैं। कंपाउंडिंग का एसेंस क्या है कि यहाँ पे 3 या 4 चीज़ें होती हैं। कंपाउंडिंग का एक जो फॉर्मूला एक बार वो समझते हैं। कंपाउंडिंग का सिंपल फॉर्मूला है कि जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट रेज टू द पावर ऑफ n। सिंपल फॉर्मूला, बट इसके जो रैमिफिकेशंस है आपकी लाइफ में मल्टीफोल्ड्स हैं। मतलब अगर आप ये पेरेंट हैं एंड आप अपने बच्चों के साथ ये बैठ के वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई यंगस्टर है जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक्चुअली में अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए एंड आपने अगर ये फॉर्मूला कहीं पे अपने रूम में लिख लिया, एक्चुअली मैं तो अपनी जितनी भी जर्नल्स हैं या डायरीज हैं उनके साथ फर्स्ट पेज पे लिख के रखता हूँ, दिस इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला इन द वर्ल्ड। बिकॉज ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि फ्यूचर वैल्यू, कि मैं फ्यूचर में कहाँ हूँगा, इज इक्वल टू कि मैं प्रेजेंट में आज कहाँ पे हूँ, इनटू 1 प्लस r, माने कि मैं किस रेट पे इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, रेज टू द पावर ऑफ n, माने मैं कितनी टाइम के लिए वो इंप्रूवमेंट करता हूँ। सपोज करते हैं अगर मेरे को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, सपोज करते हैं इफ आई वांट टू लर्न हाउ टू प्ले गिटार, एंड अगर मैं गिटार सीखना चाहता हूँ तो अगर मैं जितना उस पर अगर मैं हर रोज गिटार प्रैक्टिस करता हूँ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो नेचुरल है कि आफ्टर 3 ईयर्स अगर मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा एंड मैंने बहुत कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करा तो मेरा जैसा मैं गिटार प्ले कर रहा हूँ वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा होते जाएगा। दिस इज व्हाट इज कंपाउंडिंग। एंड कंपाउंडिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि कंपाउंडिंग एक्चुअली कंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो SOIC में हमारा एक फ्रेमवर्क है DCP का, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। तो आपने वीडियोस देखी होंगी हमारी कि हमारी वीडियोस कितनी ज़्यादा हम लोग बेसिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ट्राई करते हैं। दैट इज बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कंपाउंड आवर नॉलेज एंड कंपाउंड आवर ऑडियंस नॉलेज। तो DCP एक्चुअली कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है उसको एक्शन में लेके आता है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क देखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपली अगर आप 10% के आसपास अगर आपको मैं 100 रुपीज़ देता हूँ, 3 साल बाद आपके पास अगर हर साल आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर आपके पास 130 रुपीज़ होंगे। वेराज अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर के एंड में 110 है
तो सेकेंड ईयर के एंड में आपको 110 पे 10% मिलेगा, तो दैट इज 121। एंड थर्ड ईयर के एंड में आपको 133.1 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि आपको 120 के ऊपर 10% मिल रहा है। तो अटॉमिक हैबिट्स करके एक बुक है विच इज अगेन अ वेरी फैसिनेटिंग बुक। उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है ऑफ बीइंग 1%, ऑफ बीइंग बेटर 1% बाय एवरी डे। अगर आप सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट भी करना चाहते हैं हर रोज, तो आई थिंक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। यहाँ पे अगर आप कंपाउंडिंग में इस फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करते हैं, एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल्स में ले आते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है फॉर्मूला के? पहला तो है प्रेजेंट वैल्यू, कि मैं आज क्या कर रहा हूँ या फिर आज मेरी स्टैंडिंग पोजीशन क्या है। सेकंड यहाँ पे की प्रिंसिपल क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ मैं किस रेट से इंप्रूव कर रहा हूँ। एंड थर्ड यहाँ पे क्या की प्रिंसिपल है? टाइम का, कि मैं कितने लंबे समय के लिए कर रहा हूँ या कितनी लॉन्जेविटी है मेरे अंदर। तो यहाँ पे अगर हम वॉरेन बफेट का एग्जांपल देखते हैं, तो पहले हम लॉन्जेविटी की बात करते हैं, टाइम की, उसके बाद मैं रेट पे आऊंगा, फिर धीरे धीरे करके मैं प्रेजेंट वैल्यू पे भी आऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं लॉन्जेविटी की। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम वॉरेन बफेट का रिटर्न देखते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग थिंग बार बार बाहर आती है कि कंपाउंडिंग बैक एंडेड है। माने वॉरेन बफेट का रेट ऑफ रिटर्न 1960s से लेके टिल ऑलमोस्ट 2019 तक 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, माने 20% CAGR है। बट उनका जो ये रेट ऑफ रिटर्न रहा है कंसिस्टेंट रहा है, और यहाँ पे लॉन्जेविटी काफी ज्यादा रही है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आता है हमारे सामने कि बाय द एज ऑफ 53 वॉरेन बफेट का फर्स्ट $1 बिलियन अचीव हुआ था जब वो 53 के हुए। वेराज अगर आज हम एट द एज ऑफ 89 देखते हैं, तो ही हैज ऑलमोस्ट $83 बिलियन। तो माने 53 की एज में, माने जिंदगी के पहले 53 ईयर्स लग गए $1 बिलियन रन करते हुए। बाकी के जो 30-35 साल थे उसके अंदर ऑलमोस्ट 82 to 83 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा है। तो कंपाउंडिंग इज बैक एंडेड, माने जितना लंबे समय के लिए करोगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग में बैक एंडेड का एलिमेंट है। कंपाउंडिंग के और एलिमेंट्स देखने से पहले एक बार ये पता कर दें कि क्या क्या डिफरेंट एसेट क्लासेस एक इन्वेस्टर को अवेलेबल है। तो आज एक इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने के लिए मेजरली 4 ही एसेट क्लासेस हैं जिनकी हम बात करते हैं। पहला तो एफडी की, जैसे हमने बात करी कि आज 5 से 5.5% के आसपास रिटर्न है। कई लोग LIC की पॉलिसियां भी खरीदते हैं, एंडाउमेंट प्लान्स, विच अगेन इन माय व्यू वहां पे ज्यादा रिटर्न नहीं बनता। सेकंड यहाँ पे की एलिमेंट क्या रहते हैं कि कई लोग जो कमर्शियल रियल एस्टेट है इसके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे 6 to 7% हिस्टोरिकली रेट ऑफ रिटर्न बना है। कुछ कुछ जगहों पे प्रॉपर्टी ऐसी भी रही है जहाँ पे 15-20% केगर भी बना है लोगों को। थर्ड, आज दिल्ली के अंदर जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है, अभी मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 2% रेंटल यील्ड के आसपास है, तो रेट ऑफ रिटर्न भी 2% ही रहता है। एंड फोर्थ, हमारे पास स्टॉक मार्केट्स हैं जहाँ पे 12 to 14% रिटर्न रहता है। लंबे समय में अगर हम सेंसेक्स का रिटर्न कंपेयर करते हैं बाकी एसेट क्लासेस के साथ, तो लंबे समय में क्या होता है कि अगर आपने सेंसेक्स के अंदर अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे होते सिंस 1980s, तो सेंसेक्स के अंदर आपका वो अमाउंट अगर हम 2020 तक देखते हैं तो ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज के आसपास हो गया होता। वेराज एफडी के अंदर वो अमाउंट कुछ बिलो 5,000 के आसपास होता। वेराज जो फिक्स डिपॉजिट, वेराज जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी अमाउंट कुछ 15 to 16,000 रुपीज के आसपास हो गया होता। अब लोग स्टॉक मार्केट्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? पहला रीजन इसका ये जानते हैं। पहला रीजन है कि लोगों को बहुत ज्यादा एक लॉस एवर्जन होता है, माने लोगों को लगता है अगर हमें लॉस हो गया तो। पर यहाँ पे मैं अगर आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ, तो ये डेटा हमें क्या बताता है कि यहाँ पे अगेन एक लॉन्जेविटी का एलिमेंट है कि अगर आप लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट्स में रहेंगे तो उससे क्या होएगा कि एक्चुअली में आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आपको काफी कम हो जाएगी। लंबे समय में आप कैसे रह सकते हैं? सीधा अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, माने सेंसेक्स और निफ्टी जैसे हमने बात करा था कि बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी है, पर अगर आप लंबे समय में सिर्फ इनके अंदर ही इन्वेस्ट कर देंगे तो एक्चुअली क्या होएगा कि आपका लॉस का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डेटा देखते हैं तो लास्ट 7 ईयर्स में अगर आपने सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट करा होता तो आपका लॉस प्रोबेबिलिटी सिर्फ 4.17% था, माने 100 बारी में से सिर्फ 4 बारी आपको लॉस होता, आउट ऑफ 100 टाइम्स 4 टाइम्स। विराज 10 अगर आप 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते तो आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी 0 थी, 12 ईयर्स में भी 0 है एंड 15 ईयर्स के अंदर भी 0 है। माने जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टर रहेंगे या इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी 0 होते जाती है सेंसेक्स के अंदर। तो अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो कई लोग जो वॉलेटिलिटी है उससे घबराते हैं, बट वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ। सेकंड, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आपसे कोई पूछे, आई थिंक ये आपको बहुत समझना जरूरी है कि अगर आपसे कोई चीज पूछे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एफडी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पहले यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। जो बेंजामिन ग्रेम है, हु इज द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी कि बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज अ बिजनेस, राइट। हर एक स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है।
जैसा बिजनेस करेगा वैसा ही स्टॉक करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक चीज समझते हैं, फाइनेंस के अंदर एक बहुत कन्वेंशनल सेइंग है दैट हायर द रिस्क इज इक्वल टू हायर द रिटर्न। एंड सेकेंड एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर कॉर्पोरेट या फिर अगर बिजनेस हाउसेस 6-7% पे बोरो करते हैं तो 15-20% के आसपास रिटर्न तो कमाएंगे ही, तभी अपनी जो बोरोइंग है उसको पे कर पाएंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इन दो की एलिमेंट्स की वजह से बिजनेस का रिटर्न हमेशा रियल एस्टेट, गोल्ड या एफडी से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस का रिटर्न रियल एस्टेट से ज्यादा नहीं रहा तो फिर 2004 से 8 वाली जो साइकिल आई थी कि सबने अपने जो बिजनेसेस बंद करके सब प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बन गए थे, वैसा होएगा। बट एट द एंड सबको अपने बिजनेसेस में वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसेस से ही वैल्यू क्रिएशन होती है सोसाइटी के अंदर। एंड साथ साथ बिजनेस में क्योंकि ज्यादा रिस्क है तो बिजनेस के अंदर रिटर्न भी ज्यादा रहता है। तो इस वजह से अगर कोई आपको ये चीज पूछे कि क्या आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो क्या आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आंसर इज सिंपल, स्टॉक इज नथिंग बट अ पीस ऑफ अ बिजनेस। अगर बिजनेस लंबे समय में अच्छा करेंगे इंडिया के, तो स्टॉक मार्केट इंडिया की लंबे समय में अच्छा करेगी। टीसीएस ने पिछले लास्ट जब से टीसीएस लिस्ट हुआ है काफी अच्छा करा है, इस वजह से टीसीएस के स्टॉक ने भी काफी अच्छा करा है। पीआई इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जिसने लास्ट 12 साल में काफी अच्छा करा है, इस वजह से पीआई इंडस्ट्री के स्टॉक ने भी काफी अच्छा करा है। सिमिलरली अगर हम डीवीज लेबोरेटरीज की बात करते हैं तो इसके बिजनेस ने काफी अच्छा करा है, इसलिए डीवीज लैब्स के स्टॉक ने भी काफी अच्छा करा है। तो रिमाइंड और बी केयरफुल ऑफ दिस दैट बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज अ पीस ऑफ अ बिजनेस। जैसा बिजनेस करेगा लंबे समय में स्टॉक भी वैसा ही करने वाला है। एक चीज हमें इसके साथ साथ और भी क्या समझनी चाहिए कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट्स वॉलेटाइल क्यों रहती हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स आर नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स। माने इंसानों से स्टॉक मार्केट बनती है, जो ह्यूमन बींग्स है उनसे बनती है। ह्यूमन बींग्स एक्चुअली में इरेशनल क्रीचर्स हैं, और अगर स्टॉक मार्केट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ ह्यूमन बींग्स तो इसका मतलब क्या है कि लंबे समय में कि स्टॉक मार्केट्स और विल ऑल्सो भी इरेशनल, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वही इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी याद है कि 2015-16 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब डोनाल्ड ट्रंप वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो उस टाइम पे पहले 1 आवर की ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिर गई थी। तो यहाँ पे एक वीडियो देखते हैं। Monday. I want to know who sold down 800 points. Yeah, right. Could you send me your name, please? It's not the most liquid market that time of day, but so Monday, Bunch of over very the last 3 days, Europeans. Monday and Tuesday was a Hillary rally. Okay. And we thought we were having a Trump sell-off overnight, but today we're having a Trump rally. So we're up 250 points today. That's this week. एंड फिर इसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर दैट 1 to 2 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट एकदम वापस काफी तेजी से बढ़ गई। तो रीजन क्या था कि लोगों ने पहले बोला कि पहले हम लोग देख रहे थे जो हिलरी क्लिंटन है वो जीतेगी, बट अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, तो पहले डिसअपॉइंटमेंट थी। देन अगेन दैट डिसअपॉइंटमेंट टर्न इनटू यूफोरिया कि बेसिकली अब क्या होएगा कि क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी बिजनेस रन करता है तो वो प्रो कैपिटलिज्म है, इस वजह से अब कंपनीज की अर्निंग्स काफी बढ़ेंगी। तो विद इन 2 आवर्स कभी कभी इरैशनैलिटी हो जाती है। तो वॉलेटिलिटी पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो वॉरेन बफेट ने भी हमें बार बार बताया है अपने लेटर्स के अंदर कि लंबे समय में वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी है, उसके अलावा कोल्ड वॉर भी हो चुकी है, एंड साथ साथ इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, अब तो पैंडेमिक भी हो चुका है, पर S&P 500 जो यूएस के अंदर इंडेक्स है वो हमेशा ऊपर ही है। वेराज इंडिया के अंदर निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात करें तो लंबे समय में ये भी इनके पास एक अपवर्ड बायस है। अपवर्ड बायस क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी में कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। पर अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग एक्चुअली इन चीजों का फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, बैक टू द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग, लॉन्जेविटी एंड रेट। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बिटवीन 2 पीपल। तो यहाँ पे हम सार्थक और सिद्धांत का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हम सार्थक के एग्जाम्पल में देखते हैं तो उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी बाय द एज ऑफ 25 एंड नेक्स्ट 40 इयर्स तक वो इन्वेस्ट करते ही क्या। तो यहाँ पे हम अजम्पशन लेते हैं कि हर साल वो 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा था बाय द एंड ऑफ एवरी ईयर, एंड ऑलमोस्ट 12% उसका रेट ऑफ रिटर्न बैठ रहा था। विराज अगर हम उसकी बात करते हैं सिद्धांत की, तो सिद्धांत का रेट ऑफ रिटर्न भी 15% था, पर सिद्धांत ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी बाय द एज ऑफ 45, एंड जब उसने 45 की एज पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी वो हर साल 5 लाख रुपीज के आसपास इन्वेस्ट कर रहा था। तो अब देखते हैं कि किसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहेगा। तो पहले अगर हम यहाँ पे एक्सेल के ऊपर देखते हैं तो इस एक्सेल की जो एक्चुअली में शीट है मैंने आपके लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी डाल दी है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, रेट, टाइम, पीएमटी और फ्यूचर वैल्यू।
तो यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम एक बार साल तक की फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं कि आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग साल तक के बाद कितना मनी इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को करना है इज इक्वल टू FV, दैट इज फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट ओपन करके रेट डालना है 12%, क्योंकि 12% हमने देखा निफ्टी का रेट ऑफ रिटर्न है लंबे समय में, तो उसकी भी हम बात करेंगे। फिर मेरे को यहाँ पे जो यहाँ पे टाइम है दैट इज NPER, तो यहाँ पे मेरे को टाइम डालना है दैट इज 40 ईयर्स के आसपास। फिर मेरे को PMT डालनी है कि पीरियोडिकली कितनी पेमेंट्स है, तो हर साल हम कह रहे हैं कि 1 लाख रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं साल तक, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का एक कैश आउटफ्लो है, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे इसको हम डालते हैं नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव 1 लाख रुपीज़। प्रेजेंट वैल्यू 0 है क्योंकि आज साल तक कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो साल तक को अगर आफ्टर 40 ईयर्स कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाता है 7.67 करोड़ के आसपास का। वेराज अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं, तो सिद्धांत के केस में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कुछ 15% के आसपास है, एंड सिद्धांत के केस में अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू 0 है, एंड सिद्धांत हर साल 5 लाख रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट करते हैं। तो सिद्धांत के अगर हम केस में देखते हैं इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन, रेट कितना है यहाँ पे 15% के आसपास का, उसके बाद सिद्धांत का टाइम कितना है 20 ईयर्स के आसपास का, PMT कितना है यहाँ पे -5 लाख रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे हर साल 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हो रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू मेरी 0 है, आज मैं कुछ इन्वेस्ट कर नहीं रहा, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे अगर हम अमाउंट देखते हैं तो सिद्धांत के पास 5.12 करोड़ के आसपास इकट्ठे होंगे, मेरा साल तक के पास 7.67 करोड़ के आसपास होंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या सामने आती है, अगर हम एक और कंपैरिजन करें तो साल तक 40 ईयर्स के लिए हर साल अगर 1 लाख रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो साल तक का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी समवेयर क्लोज टू 40 लाख रुपीज़। मेरा सिद्धांत के केस में अगर हम देखें तो सिद्धांत हर साल 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड हर साल ही विल बी इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो सिद्धांत के केस में सिद्धांत का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 1 करोड़ के आसपास का है, मेरा साल तक के केस में इन्वेस्टेड अमाउंट 40 लाख रुपीज़ के आसपास है। मेरा साल तक के केस में साल तक के पास जो एंडिंग वैल्यू है 7.67 करोड़ की है, मेरा सिद्धांत के पास जो एंडिंग वैल्यू है वो 5.12 करोड़ के आसपास की है। तो अगेन कंपाउंडिंग इज बैक एंडेड, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदा है। अब कई लोग सोचेंगे 40 साल कौन बैठेगा, 20 साल कौन बैठेगा, उसकी भी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, उसका भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना ईजी रहता है। हम जो आने वाली क्लासेस है उसके अंदर आपको सिखाएंगे कि फिर 20 ईयर ओल्ड आपको कैसे करनी चाहिए, 25 ईयर ओल्ड हो तो कैसे करनी चाहिए, साथ साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती है। अगर आप SIP कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, अगर आप STP कर रहे हैं, SWP कर रहे हैं, सारी उस चीज़ों की बात करेंगे। बट यहाँ पे की एस्पेक्ट क्या है कि एक्चुअली में जो मॉर्गन हाउसल कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर, कि इनकम माइनस सेविंग शुड बी एक्सपेंसेस एंड नॉट इनकम माइनस एक्सपेंसेस शुड बी सेविंग्स। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को पलट के इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस कर देंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप किसी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में मनी डालते जाएंगे, इंडेक्स फंड की हम बात भी करेंगे क्या होता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास कैपिटल इकट्ठा होते ही जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द वेज टू गेट अहेड इन लाइफ। Other ways to start a business or do a scalable activity, but this is also one of the ways to get ahead in life. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं या जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, जब हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मेरे को बहुत कॉमन रहता है कि बिजनेसेस या स्टॉक्स के अंदर कंपाउंडिंग होती कैसे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि एक्चुअली में जो एक बिजनेस है वो करता क्या है। तो बिजनेस बेसिकली जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स यूज करके और ज़्यादा अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करता है। सपोज हम एक पिज्ज़ा स्टोर का एग्जांपल लेते हैं। एक पिज्ज़ा स्टोर ने बिजनेस स्टार्ट करा एंड वो उसके जो शेयर्स है वो लिस्टेड भी थे, एंड उसके प्रॉफिट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े। तो उसने प्रॉफिट री इन्वेस्ट करके 2 पिज्ज़ा स्टोर खोले, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट्स और भी तेज़ी से बढ़े, जिसको उसने री इन्वेस्ट करके 4 पिज्ज़ा स्टोर खोले। फिर 4 पिज्ज़ा स्टोर से उसने 8 पिज्ज़ा स्टोर खोले, एंड 8 पिज्ज़ा स्टोर से उसने 16 पिज्ज़ा स्टोर्स खोल दिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी लंबे समय में बढ़ती गई, एंड धीरे धीरे करके उसके बिजनेस का स्केल भी लंबे समय में बढ़ता गया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक जो फेमस बिजनेस है, अगर हम नेस्ले की बात करें, उसका अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं, तो लंबे समय में नेस्ले की जो अर्निंग्स हैं एक ही तरफ जा रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे नेस्ले के अंदर एग्जैक्टली यही चीज होते जा रही है कि धीरे धीरे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रही है। शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है कि कंपनीज बार बार जो डिविडेंड्स है वो भी देती हैं, एंड कभी कभी जो शेयर बायबैक है वो भी करती हैं। TCS के केस में, इन्फोसिस के केस में शेयर बायबैक होते रहते हैं, एंड नेस्ले के केस में जो डिविडेंड पे आउट है वही काफी ज्यादा हाई रहता है।
तो ये तो थी हमारी सेकंड क्लास ऑफ बेसिक्स एंड आई होप आपको ये कुछ की लेसन समझ आएंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। सेकंड, आपको जो की लेसन पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर समझ आएगा कि इन्फ्लेशन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थर्ड, आपको ये समझ आएगा कि डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या है। फोर्थ, आपको ये समझ आएगा कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। एंड लास्टली आपको ये समझ आएगा कि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। एंड एक्चुअली में जो कंपाउंडिंग का क्रक्स है आपको आई थिंक वो भी एट द एंड ऑफ द डे समझ ही आएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नेक्स्ट क्लास में हम ये ज़रूर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग टूल्स क्या होते हैं एंड हम जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं इनका और भी एक बार इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ SOIC। जय हिंद।